आज हम मानव शरीर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं और हम एक सवाल से शुरू कर रहे हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन और तमाम हाई टेक इमेजिंग की इस दुनिया में शरीर को सिर्फ अपनी आंखों से देखने और समझने की ये सदियों पुरानी कला यानी ग्रॉस एनाटॉमी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? ये सवाल आज के दौर में बहुत बहुत अहम है। अक्सर हम टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेडिकल साइंस की पूरी इमारत आज भी इसी बुनियाद पर खड़ी है। सोर्स के मुताबिक ग्रॉस एनाटॉमी की परिभाषा बहुत सीधी है। यह शरीर के उन अंगों, संरचनाओं और प्रणालियों का अध्ययन है जो बिना माइक्रोस्कोप के यानी नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब शरीर के अंदर तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक तरह का जाल है। क्या ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि एक संरचना कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू होती है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और यहीं पर ग्रॉस एनाटॉमी का असली हुनर सामने आता है। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। मेडिकल स्कूल में पहली बार जब हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं तो वो अनुभव कभी नहीं भूलता। किताबों में पढ़ना एक बात है, पर अपनी आंखों से हृदय को उसके सही आकार और रंग में देखना या ये समझना कि एक मांसपेशी कैसे एक हड्डी से जुड़कर उसे खींचती है, ये विज्ञान को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। आप उस मशीन के प्रति एक नई इज्जत महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अंगों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक मैप या नक्शा बनाने जैसा है। इस नक्शे पर कुछ मुख्य लैंडमार्क क्या होंगे? सोर्स में शायद कुछ उदाहरण दिए गए होंगे। हाँ, सोर्स में कुछ क्लासिक उदाहरण हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, मतलब लिवर। हाँ, लिवर, और फिर मांसपेशियां, हड्डियां और तंत्रिकाएं यानी नर्व्स। ये सिर्फ अलग-अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग सिस्टम के प्रतिनिधि हैं। हृदय और फेफड़े जीवन देने वाले पंप और एयर फिल्टर की तरह हैं। लिवर शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर वो ढांचा और मशीनरी बनाती हैं जिससे हम हिलडुल पाते हैं। इस लिस्ट में तंत्रिकाओं यानी नसों का होना मुझे थोड़ा हैरान करता है। हम अक्सर नसों को किसी बहुत बारीक, लगभग अदृश्य चीज की तरह सोचते हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखती होगी। ये एक आम गलतफहमी है और ये ग्रॉस एनाटॉमी की खूबसूरती को दिखाता है। हाँ, बहुत सारी तंत्रिकाएं बहुत बारीक होती हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं, जैसे कि सियाटिक नर्व। अच्छा? हाँ, जो हमारी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पैर तक जाती है। वो किसी जगह पर हमारी छोटी उंगली जितनी मोटी हो सकती है। क्या बात है, उंगली जितनी मोटी? जी हाँ, आप उसे बिना किसी माइक्रोस्कोप के साफ साफ देख सकते हैं। कमाल है। मतलब हमारे शरीर के अंदर एक तरह की मोटी केबल बिछी हुई है। ये जानकारी तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देती है। ये सिर्फ अकादमिक बात नहीं रह जाती, ये बहुत बहुत असली लगती है। बिल्कुल। और सिर्फ अलग-अलग अंग ही नहीं, बल्कि उनके बीच के रिश्ते भी ग्रॉस एनाटॉमी का ही हिस्सा हैं। जैसे डायफ्राम को ही लीजिए। जो सांस लेने में मदद करता है। एकदम सही। ये एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी है जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये अकेली नहीं है। ये फेफड़ों को पेट के अंगों से, जैसे लिवर और पेट से अलग करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे जाती है, जिससे फेफड़े फैलते हैं और पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है। अच्छा। तो ये एक साधारण ग्रॉस संरचना है, लेकिन ये श्वसन और पाचन प्रणाली के बीच के जटिल मैकेनिकल रिश्ते को दिखाती है। मतलब ये बताता है कि शरीर कोई टुकड़ों का जोड़ नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, यही सबसे जरूरी शब्द है। अच्छा, तो अगर ये ग्रॉस एनाटॉमी है जो आंखों से दिखने वाली चीजों पर फोकस करती है, तो इसका उल्टा क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और एक और शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, फिजियोलॉजी, वो इससे कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, ग्रॉस एनाटॉमी क्या और कहाँ है, इसका जवाब देती है। जैसे ये लिवर है और ये पेट के दाईं ओर है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, वो और अंदर जाकर पूछती है कि ये लिवर किस चीज से बना है, मतलब कोशिकाएं और ऊतक, सेल्स और टिश्यूज। और फिजियोलॉजी? और फिजियोलॉजी पूछती है कि ये लिवर क्या करता है और कैसे करता है, मतलब उसके काम करने का तरीका। समझ गई। तो ग्रॉस एनाटॉमी शहर का नक्शा है। हाँ। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी उस शहर की इमारतों का ब्लूप्रिंट है। और फिजियोलॉजी उस शहर का ट्रैफिक सिस्टम है, जैसे कि गाड़ियां कैसे और क्यों चलती हैं। बहुत बढ़िया उपमा है, एकदम सटीक। आप ये नहीं समझ सकते कि हृदय कैसे रक्त पंप करता है, जो कि फिजियोलॉजी है, जब तक आप ये नहीं जानते कि हृदय कैसा दिखता है,
उसके 4 चैम्बर कौन से हैं और कौन सी नसें उससे जुड़ी हैं, जो कि ग्रॉस एनाटॉमी है। मतलब बनावट और काम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस नजरिए से देखें तो ग्रॉस एनाटॉमी का ज्ञान तो बहुत ही पुराना होगा। मतलब जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तब तो शरीर को समझने का यही एकमात्र तरीका था। हाँ, और ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोस्कोप के आविष्कार से सदियों पहले शरीर के बारे में हमारी सारी समझ इसी स्थूल स्तर पर आधारित थी। 16वीं सदी में वेसिलियस जैसे एनाटॉमिस्ट ने उन्होंने परंपरा और चर्च के खिलाफ जाकर मानव विच्छेदन किया, डाइसेक्शन, सिर्फ ये समझने के लिए कि मांसपेशियां हड्डियों से कैसे जुड़ती हैं या नसें दिमाग तक कैसे जाती हैं। उनके बनाए गए शरीर के चित्र आज भी मतलब आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं। अरे वाह! ये ज्ञान की एक क्रांति थी जिसने दवा और सर्जरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है कि उस समय सिर्फ अपनी आंखों, हाथों और कुछ साधारण औजारों के दम पर उन्होंने शरीर के इतने राज खोल दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न सर्जरी, जो हमें इतनी हाई टेक और मशीनों पर निर्भर लगती है, उसकी नींव आज भी उसी सदियों पुरानी कला पर टिकी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मतलब एक सर्जन का अपने हाथों और आंखों से शरीर के नक्शे को पढ़ने की काबिलियत पर। बिल्कुल। एक रोबोटिक सर्जरी में भी आखिर में एक इंसान ही तो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। उस सर्जन को ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि कौन सी धमनी कहाँ है, कौन सी तंत्रिका किस मांसपेशी को नियंत्रित करती है, और ये सब सिर्फ देखकर और छूकर। सही बात है। स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज उस असली भौतिक शरीर का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। टेक्नोलॉजी बस एक सहायक है, असली ज्ञान तो इस स्थूल समझ में ही है। जरा सोचिए, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान सर्जन को नसों और धमनियों को एकदम सही जगह पर जोड़ना होता है। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये ज्ञान किताबों से ज्यादा अनुभव और ग्रॉस एनाटॉमी की गहरी समझ से आता है। इसका मतलब ये सिर्फ डॉक्टरों या सर्जनों के लिए ही जरूरी नहीं होगा। फिजियोथेरेपिस्ट या एथलेटिक ट्रेनर के लिए भी ये समझना जरूरी होगा कि कौन सी मांसपेशी किस मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। एक फिजियोथेरेपिस्ट को ये जानना होता है कि अगर किसी के घुटने में दर्द है तो समस्या सिर्फ घुटने में है या फिर कूल्हे या टखने की किसी मांसपेशी के खिंचाव की वजह से है। ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक चेन की तरह जुड़ा है, और ये चेन हमें ग्रॉस एनाटॉमी में ही दिखाई देती है। अच्छा। यहाँ तक कि कलाकारों के लिए भी, जो इंसानी शरीर बनाते हैं, उन्हें भी मांसपेशियों और हड्डियों की बनावट की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि उनकी कला यथार्थवादी लगे। अब जब हम इस पूरी बातचीत को एक साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ग्रॉस एनाटॉमी सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं है। ये एक बुनियादी भाषा है, शरीर को समझने का एक फ्रेमवर्क है। मैं कहूँगा कि ये हर किसी के लिए प्रासंगिक है। अपने शरीर की मूल संरचना को समझना हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। जब डॉक्टर कहते हैं कि आपके ACL में चोट है, तो ये